एमी ने हीरो को अपने पैर देना चाहा क्योंकि उसकी एबिलिटी सेल्फ हीलिंग थी। उसने सोचा था कि अगर उसके पैर काट दिए जाएं तो वो वापस उग जाएंगे। ये सुनकर हीरो ने जल्दी से एमी को मना किया, ऐसा मत करो। लेकिन एमी ट्राई करना चाह रही थी। तब एनी आई, धीरे से एमी के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोला, अगर तुम हीरो को उठने में मदद भी करो तो हीरो को यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें चोट लगती देखकर वो खुश नहीं होगी। अचानक नाना ने कहा, मत झगड़ो, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। नाना ने बताया कि उसने इस साल 16 साल की उम्र पूरी की है और सिर्फ 2 साल रुकना है। उस समय तक जब वो अपनी एज पर पहुंचेगी उसकी एबिलिटी और स्ट्रांग हो सकती है और नए एबिलिटीज भी आ सकते हैं। उसने शर्माते हुए कहा, तब तक हीरो को सिर्फ नए पैर मिलेंगे नहीं, उसे एक एक्स्ट्रा पैर भी मिल सकते हैं। इस बात पर सब हंसीने लगे और टेंस एटमॉस्फेयर हट गया। एबिलिटी एवोल्यूशन एक नई टर्म थी जो नए विचेस के लिए अननोन थी। नाना ने एक्सप्लेन किया कि ये मैजिकल एनर्जी का कंडेंसेशन है जो बॉडी में होता है और फिर कुछ नया बन जाता है। नाना ने कहा, अगर तुमने अब तक ये नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये बहुत अमेजिंग है और अगर तुम सब मेहनत करोगे तो हर किसी को नए एबिलिटीज मिल सकते हैं। नाना की बात सुनकर 76 हैरान हो गई। अगर उसने गलत नहीं समझा तो जो एबिलिटी एवोल्यूशन बात हो रही थी वो एक्चुअली हाई अवेकनिंग थी। लेकिन उसको लगा कि ये सब कुछ फैंटास्टिकल लग रहा था, जैसे कि विच यूनियन में कई हाई अवेकनिंग विचेस थी। इसका मतलब हो सकता है कि चोजन वंस से मिलने का चांस काफी ज्यादा हो सकता है। रात होने के बाद जब रोलैंड सो गया, नाइटिंगेल धीरे से मिस्ट में गायब हुई और क्वाइटली कासल से बाहर निकल गई। वो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। उस दिन की इंस्पेक्शन में कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। सारे 4 विचेस नॉर्मल लग रहे थे। बस एक लड़की 76 थोड़ा मिस्टीरियस लग रही थी। 76 जो कह रही थी वो सब सच लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। जब सब सो रहे थे, 76 के कमरे में अभी भी रोशनी थी। 76 अपने बेड के किनारे बैठी थी, अपने हाथ में रिंग खींच रही थी कैंडल लाइट के नीचे। नाइटिंगेल को रिंग में कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। सोचा शायद वो बस ज्यादा शक कर रही है। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि 76 सो गई, नाइटिंगेल ने कमरा छोड़ा और कैंडल भी बुझा दी। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। 76 अपनी रिंग में होने वाले चेंजेस को देखकर जान गई कि कोई उसके कमरे में था। थोड़ा टाइम पहले उसने अपनी रिंग के जरिए एक तेज रोशनी देखी थी और समझ गई थी कि कोई उसके कमरे में था। शायद किसी के पास इनविजिबिलिटी एबिलिटी थी और वो काफी पावरफुल लग रहा था। उसने सोचा कि ये कोई हाई अवेकनिंग विच थी जो शायद फेडरेशन के टॉप 3 सीट्स के कॉम्बैट पावर के बराबर थी। किसी भी हालत में ये उसका पहला हाई अवेकनिंग विच था। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा और बर्फ से अपना चेहरा टच किया। फिर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। उसके हाथ में जो रिंग थी वो अचानक कांपने लगी, जैसे कुछ से रेजोनेट कर रही हो। कासल की तरफ देखते हुए 76 का दिल तेज धड़क रहा था और वो बस वहां खड़ी रही। उसने कभी इतनी पावरफुल रोशनी नहीं देखी थी। अपने हाथ जोड़कर उसने दुआ की कि शायद उसने अपना चोजन वन ढूंढ लिया हो। इस बीच रोलैंड अपने सपनों की दुनिया में वापस चला गया, दांत साफ करते हुए बाथरूम में जीरो के साथ। जब उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शंस देखी मिरर में, एक लंबी और एक छोटी, दोनों नैरो सिंक के सामने खड़े थे। रोलैंड हंस पड़ा और उसे सपना काफी फनी लगा। जीरो ने उससे पूछा कि वो क्यों हंस रहा है। रोलैंड ने मजाक में कहा कि वो जीरो की छोटी हाइट पे हंस रहा है, जिसे सुनकर जीरो ने उसके पैर पे जोर से लात मारी। फिर उसने बोला कि रोलैंड को प्रॉपर्ली ड्रेसअप होना चाहिए क्योंकि आज उसका पेरेंट टीचर मीटिंग था। जीरो के पेरेंट्स नहीं थे तो रोलैंड को जाना जरूरी था। जब जीरो अपना बाल कोम कर रही थी, रोलैंड ने सजेस्ट किया कि ट्विन पोनीटेल्स उसके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन तुरंत जीरो ने उसे बाथरूम से बाहर निकाल दिया। रोलैंड ने अपने आप को थोड़ा शेक किया और फिर वेट किया जब तक जीरो रेडी नहीं हो गई। वो अपनी शोल्डर पे बैकपैक लेकर आई थी और ब्लैक शॉर्ट स्लीव शर्ट, स्कर्ट, व्हाइट स्टॉकिंग्स और स्नीकर्स पहने हुई थी, जो उसे एक यूथफुल और चार्मिंग लुक दे रहा था। उसके सॉफ्ट व्हाइट बाल ट्विन पोनीटेल्स में बंधे थे जो उसके कंधों पर गिर रहे थे और वो काफी क्यूट लग रही थी। स्कूल पहुंचते ही रोलैंड को एक क्रिस्प फीमेल वॉइस सुनाई दी। तुम फिर से? उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि वो गार्सिया थी जो उसके साथ बैठी थी। रोलैंड ने चेयर पर लिखकर जीरोस गार्डियन साइन दिखाया। गार्सिया ने नाम देखा और फिर बैठ गई। रोलैंड ने क्यूरियस होकर उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बच्चा है? गार्सिया ने जवाब दिया, वो मेरा कजिन है। किसी वजह से रोलैंड को लगा कि गार्सिया का एटीट्यूड उसके साथ पहले वाले एनकाउंटर के बाद बदल गया था। वो अब भी इम्पेशेंट थी, लेकिन थोड़ी सी फ्रेंडली हो गई थी। जल्दी ही टीचर ने बात शुरू की। गार्सिया ने रोलैंड को एक नोट दिया और पूछा, क्या तुम वही मार्शल फाइटर हो जो पहले था? रोलैंड थोड़ा पजल्ड था कि उसने कैसे जाना, लेकिन जवाब नहीं दिया। गार्सिया ने दूसरा नोट दिया और कहा कि वो ये फील कर सकती है और उसे बोला कि वो झूठ मत बोले।
रोलैंड ने समझा कि गार्सिया का एटीट्यूड इसलिए बदला था। उसने इस बात को डिनाई करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि शायद गार्सिया से इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। नोट्स से बात करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कहीं और बात करते हैं। फिर वो गार्सिया के घर चले गए। जब रोलैंड ने फ्लोर पर पिंक रैबिट स्लीपर्स देखे तो वो थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर उन्होंने स्लीपर्स पहने। गार्सिया ने उसे पानी का ग्लास दिया और रोलैंड ने उससे उसके कजिन के बारे में पूछा। गार्सिया ने बताया कि वो अपने कजिन से या अपनी पूरी फैमिली से क्लोज नहीं थी और वो उन्हें अपने दुश्मन समझती थी। रोलैंड ने सरप्राइज होकर जाना कि गार्सिया की फैमिली, जो एक प्रोमिनेंट फैमिली थी, हमेशा इस एरिया को तोड़कर स्काईस्क्रेपर्स और मॉल्स बनाना चाहती थी और उन्होंने अपने कजिन को यहाँ भेजा था ताकि वो गार्सिया को ये जगह छोड़ने के लिए मनाए। गार्सिया को ये थोड़ा अजीब लगा कि रोलैंड को ये सब नहीं पता था, क्योंकि ये लोकल लोगों के लिए कॉमन नॉलेज थी। रोलैंड ने जल्दी से एक एक्सक्यूज बनाया और फिर गार्सिया से उसके रीसेंट कॉम्पिटिशन्स के बारे में पूछा। गार्सिया ने बताया कि इन फाइट्स का मकसद सिर्फ मार्शल आर्ट्स को दिखाना या प्राइज जीतना नहीं था, बल्कि उसके कहने के मुताबिक एक्सटर्नल करप्शन का सामना करना था। रोलैंड थोड़ा कंफ्यूज था। गार्सिया ने और क्लैरिफाई किया कि सिर्फ मार्शल फाइटर्स ही करप्टेड बीइंग्स से लड़ सकते हैं और एक्सटर्नल करप्शन ही वो मेन रीजन था जो नॉर्मल लोगों को करप्टेड बीइंग्स में बदल देता था। रोलैंड ने गहरी सांस ली। एक अजीब सी चिंता उसके अंदर उठ रही थी। क्या उसका सपनों का दुनिया करप्ट हो रहा था? गार्सिया ने कहा कि वो तभी ज्यादा बताएगी अगर रोलैंड मार्शल फाइटर एसोसिएशन ज्वाइन करे, क्योंकि सभी जो अवेकनिंग एबिलिटीज रखते हैं वो मार्शल फाइटर्स के साइड नहीं होते। रोलैंड को थोड़ा ठंड का एहसास हुआ। मतलब अगर उसका अवेकनिंग एबिलिटीज कंफर्म हो गया लेकिन वो एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करता तो क्या उसे एक नेचुरल एनिमी समझा जाएगा? तभी गार्सिया का फोन बजने लगा और वो दूसरे कमरे में जाकर फोन उठाने गई। रोलैंड ने तुरंत उठकर बनी स्लीपर्स उतार दिए और नंगे पांव हॉलवे के एंड तक गया। उसने स्टोरेज रूम का डोर खोला, जहां उसने वही मेटल का डोर देखा जो कभी खुला नहीं था। रोलैंड ने गहरी सांस ली और धीरे से डोर को थोड़ा सा खोला। समुद्र का नमकीन स्मेल उसके नाक में घुस गया और जहाज के हॉर्न्स की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। अगले दिन रोलैंड उठकर अपने बिस्तर में खुशी से हवा में पंचेस मार रहा था। वो सही था। अपार्टमेंट के हर रेजिडेंट के पास एक डोर था जो उनकी फ्रैगमेंटेड यादों से जुड़ा था। ये डोर्स उन जगहों से कनेक्ट करते थे जो हर इंसान के लिए सबसे प्यारी होती थी। गार्सिया की लास्ट मेमोरीज ग्रीन वाटर पोर्ट की थी, जो उसकी लाइफ का काम और पावर की तलाश का स्टार्टिंग पॉइंट था। हालांकि रोलैंड ने उस डोर को नहीं खोला। उसने बाद में गार्सिया से इसके बारे में पूछा, लेकिन गार्सिया उसकी बात समझ नहीं पाई और कंफ्यूज थी। शायद अपार्टमेंट में सिर्फ रोलैंड ही इन डोर्स तक एक्सेस कर सकता था। अपने दिन की शुरुआत करते हुए रोलैंड ने फ्रेश होकर ऑफिस का रुख किया, जहां वेंडी ने नए विचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। रोलैंड ने उस इंफॉर्मेशन को देखा और उसका ध्यान आखिरकार एनी के नाम पर रुक गया। नाइटिंगेल ने याद दिलाया कि ये वही एनी हो सकती है जो इफी ने मेंशन की थी। एनी एक काफी कॉमन नाम था, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में उसका ब्लड फोन के लिए सर्च रिकॉर्ड किया गया था और उसे मना कर दिया गया था, जो ये सजेस्ट करता था कि ये वही एनी हो सकती है। लेकिन कंफर्मेशन एक हफ्ते बाद मिलेगा, जब टिली और बाकी लोग नेवरविंटर पहुंचेंगे। वेंडी ने खुशी जताई कि इफी और एनी अब फाइनली मिलने वाले हैं। रोलैंड काफी अलग सोच रहा था। उसने सोचा कि रियूनियन के बाद वो दोनों कैसे मिलकर काम करेंगे। उसने सिर्फ ये सोचा कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। फिर उसने अपना सिर उठाकर वेंडी से दिन के शेड्यूल के बारे में पूछा और वेंडी ने दिन की एजेंडा बताई। रोलैंड ने वेंडी से कहा कि लाइटनिंग और मेजी को साथ लाए और फिर उसने वेंडी से 76 के बारे में पूछा। वो अपनी चाय पीते हुए कह रहा था, आम लोग जो रिडीम स्लेव्स होते हैं वो ज्यादातर मेरा ध्यान नहीं खींच पाते, लेकिन यॉर्क ने 76 की काफी तारीफ की थी। वेंडी ने बताया कि 76 बाकी चौर विचेस के साथ अच्छा संबंध रखती थी और वेंडी को लगता था कि वो बुरी इंसान नहीं थी, वरना अपनी जान को दांव पर न लगाती विचेस को बचाने के लिए। रोलैंड ने इस राय से सहमत होते हुए वेंडी से पूछा कि वो 76 को विचेस यूनियन में एम्प्लॉय करने के बारे में क्या सोचती है। वेंडी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर 76 चाहती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। अचानक नाइटिंगेल आ गई और बीच में रुकावट डालते हुए रोलैंड को सलाह दी कि अभी 76 को कोई पोजीशन न दी जाए। रोलैंड हैरान हो गया और उसने नाइटिंगेल से पूछा, क्यों? नाइटिंगेल ने थोड़ी देर तक झिझक दिखाई। वो कोई वजह पिन पॉइंट नहीं कर पाई, लेकिन उसे कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। रोलैंड ने नाइटिंगेल को थोड़ी देर देखा और फिर सिर हिलाकर इस फैसले को अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया। वेंडी ने झुकी और चली गई। नाइटिंगेल थोड़ी चिंतित नजर आई। उसने रोलैंड का हाथ पकड़ा और माफी मांगी, ये सोचकर कि शायद उसने अपनी हद पार कर दी हो। रोलैंड ने उसके हाथ पर थपकी दी। समझ गए कि वो सिक्योरिटी के लिए चिंता कर रही थी। उसने नाइटिंगेल को अपने पास खींचकर
हल्की सी मुस्कान के साथ उसे ये कहा कि नेवरविंटर और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन रोलैंड को यह क्यूरियोसिटी थी कि पिछले इंस्पेक्शन में कुछ गलत तो नहीं हो गया। नाइटिंगेल, जो रोलैंड के इतने पास खड़ी थी, थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने लाल होते हुए कहा कि अपनी एबिलिटी से उसने ये डिटेक्ट किया था कि जो 76 ने कहा था वो सच था, लेकिन उसका स्ट्रेंजर्स के लिए रिएक्शन एक नॉर्मल स्लेव जैसा नहीं था। नाइटिंगेल को और वक्त चाहिए था उसकी और ऑब्जर्वेशन करने के लिए। अगले दिन डिप्लोमेटिक बिल्डिंग में 76 ने लिविंग रूम में एंटर किया और देखा कि विचेस ऑलरेडी बैठे हुए थे। एमी ने उसे खुशी से गुड मॉर्निंग कहा और सब ने मिलकर राउंड टेबल पर ब्रेकफास्ट किया। एमी ने एक्साइटमेंट के साथ लैविश ब्रेकफास्ट के बारे में बात की। 76 एमी का जॉयफुल चेहरा देखकर अपनी मुस्कान बनाए रखी और उसके साथ बैठकर फॉर्क उठाकर खाना खाने लगी। वो अभी भी कुछ कमजोर लग रही थी, लेकिन एमी और बाकी विचेस के मुस्कुराते चेहरे देखकर उसे अपनी पुरानी यादों का एहसास हो गया। ताकीरा का यह ग्रुप ऑफ विचेस जो हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, आखिरकार एक सैंक्चुरी ढूंढ पाए थे। शायद ये जगह जल्दी ही नया ताकीरा बन जाएगी, जहां विचेस दोबारा अपनी ताकत को उठाकर अपना उदय करेंगे। एमी ने 76 के गाल को छोटा सा छूकर उसकी डार्क सर्कल्स देखे और पूछा कि क्या वो अच्छे से आराम नहीं कर पाई। 76 ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो रात में बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए सो नहीं पाई। एमी ने चिंतित होते हुए सजेस्ट किया कि वो थोड़ा और आराम कर ले, लेकिन 76 ने अपना सिर हिलाकर कहा कि वो बाद में नेवरविंटर शहर को देखने जाना चाहती थी, ताकि वो अकेला महसूस न करे। सबने हाँ में सिर हिलाया और कुछ देर बात करने के बाद वेंडी अंदर आई, एक व्हीलचेयर पुश करते हुए, जो एना और सोराया ने रात भर काम करके बनाई थी, जिसमें हीरो को लिमिटेड एरिया के अंदर आजादी से मूव करने में मदद मिल सकती थी। एना का नाम सुनते ही 76 छोटी सी हैरानी में चली गई। नाना ने भी ये नाम मेंशन किया था, जो लगता था एक हाईली अवेकेंड विच थी। उसे यह सरप्राइज हुआ कि इतनी पावरफुल विच, एक ऑर्डिनरी विच जो अपने पैर खो चुकी थी, उसके लिए ऐसे काम कर रही थी। वेंडी ने हीरो को व्हीलचेयर में बैठाया और उसे इसे एडजस्ट करने में मदद की, और हीरो की आवाज भरी हुई थी जब उसने वेंडी का शुक्रिया अदा किया। वेंडी ने सॉफ्टली कहा कि विच यूनियन से शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ सब बहनें हैं। एनी ने आकर 76 के उनके साथ मिलने की इच्छा को रेज किया और कहा कि अगर 76 को अकेला छोड़ा गया तो वो उदास महसूस करेगी। वेंडी ने कुछ देर सोचा, फिर 76 की तरफ देखा। 76 को अचानक अनईजी फील हुआ। वेंडी क्यों हेजिटेट कर रही थी? क्या इंस्पेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुई थी? फिर वेंडी मुस्कुराई और रिक्वेस्ट को मान लिया। उन दोनों को देखकर एनी को कुछ समझ में आया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वेंडी ने दिन के पहले डेस्टिनेशन का इंट्रोडक्शन दिया, जो था नेवरविंटर का कोर एरिया, नॉर्दर्न स्लोप माइन। विचेस हैरान हो गईं। 76 को समझ नहीं आया कि एक माइन में इतना इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। क्या वेंडी उनको दिखाना चाहती थी कि अगर उन्होंने रूल्स नहीं माने तो उन्हें वहां भेज दिया जाएगा? लेकिन वेंडी के अनुसार ऐसा नहीं था, क्योंकि वेंडी ने बताया कि यह नेवरविंटर का दिल है। उसने रोलैंड को कोट किया, बोला, जो ज्यादा स्टील बना सके वही सच्ची इंसाफ का प्रतिनिधि है। वेंडी मुस्कुराई और उनको यकीन दिलाया कि शायद ये सब बकवास लग रहा हो, लेकिन वो आगे चलकर समझ जाएंगी। जब वो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग से निकली, वेंडी ने विचेस के नॉलेज का थोड़ा ओवरव्यू दिया। सबसे पहले उसने मैजिकल बैकलैश का जिक्र किया, जो सारी विचेस के लिए एक कॉमन एक्सपीरियंस है। इस बारे में सोचकर वेंडी अचानक अपने एसोसिएशन डेज के सिस्टर्स को याद कर गई और उन लोगों को जो इससे सरवाइव नहीं कर पाए। फिर उसने एबिलिटीज के एवोल्यूशन के बारे में बताया, जब कोई विच एडल्टहुड तक पहुंचती है, जैसे कि ब्रांच एबिलिटीज का विकास और मैजिक पावर का बढ़ना। एमी ने कई सवाल किए और वेंडी ने प्यार से हर एक का जवाब दिया। प्यार से उस लड़की के सिर पर थपकी देते हुए वेंडी ने बताया कि ये विच के पावर्स का एंड पॉइंट नहीं है। वो बिना किसी लिमिट के इवॉल्व कर सकती हैं, अपने ओरिजिनल एबिलिटीज से इंडिपेंडेंट, बस अपने आप और मैजिक की समझ को गहरा करते हुए। 76 को यह सुनकर सरप्राइज हुआ, क्योंकि ये सारी बातें उन 4 विचेस के लिए पहली बार थीं। ताकीरा में ये सब कॉमन नॉलेज था, तो चर्च ने ये इन्फॉर्मेशन क्यों छुपाई थी? क्या जो विचेस चर्च बनाने में लगे हुए थे, उन्होंने लेडी एक्ट्रेस की इच्छा से हटकर कुछ किया था? जब 76 ने वेंडी की आवाज सुनी तो उसने अचानक एक कम्युनिकेशन मैजिक सील देखा। उसने सोचा, हो सकता है ये किसी पुरानी रूइंस में मिला हो। उसने सोचा, हो सकता है ये किसी पुरानी रूइंस में मिला हो। तभी 76 के नेक पे उसके रिंग में गर्माहट फील हुई। उसने देखा एक ब्लॉन्ड लड़की और एक पिजन आसमान में था। उन्होंने नए विचेस से मिलकर अपना परिचय दिया। एमी को एक बात करते हुए पिजन को देखकर हैरानी हुई। वेंडी ने अपना हाथ बढ़ाया
और मेजी खुशी से वेंडी के हाथ पर आकर बैठ गई। जब 76 ने सुना कि ये पिजन एक हाईली अवेकेंड विच है तो वो कुछ देर के लिए स्टन हो गई। उसने हैरानी से देखा कि वो पिजन वेंडी के गाल पे प्यार से रब कर रही थी। रुक जाओ, क्या ये सच में एक हाई अवेकेंड विच हो सकती है? ताकिरा में हाई अवेकेंड विचेस फेडरेशन के अपर एचेलॉन में थी। क्या ये लगता हुआ पिजन सच में एक हाई अवेकेंड विच हो सकती थी? एमी ने हैरानी से जाना कि मेजी बहुत पावरफुल थी। मेजी ने कुछ बार क्यू किया और अपने पंख फैलाए जैसे कह रही हो, हाँ बिल्कुल। लाइटनिंग, जो पीछे नहीं रहना चाहती थी, ने कहा कि जब वो 18 साल की होगी तो वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल नए एबिलिटी में इवॉल्व जरूर करेगी। एमी की आंखों में चमक आई जब उसने मेजी के इवॉल्व्ड पावर्स के बारे में पूछा। लाइटनिंग ने सजेस्ट किया कि मेजी एक बड़ा बर्ड क्रीचर बन सकती है जो बहुत फियर्स होगा लेकिन उतना क्यूट नहीं होगा। ये सुनकर सारे विचेस क्यूरियस हो गई। 76 ने अपने आप से सोचा, वक्त कितना बदल गया है। विचेस को फियर्सनेस के बजाय क्यूटनेस की चिंता क्यों थी? कॉम्बैट विचेस का मेन गोल उनकी ताकत थी, न कि उनका दिखावा। उसने सोचा कि ये विचेस यहाँ गलत समझ रही हैं। शायद उनका हाई अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में सोचे गए कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हो। ये सवाल थोड़ा रिस्क बढ़ा सकता था, जो उसके आइडेंटिटी को एक्सपोज करने का सबब बन सकता था। लेकिन 76 अपनी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने वेंडी से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि किसी विच की एबिलिटी इवॉल्व हुई है। वेंडी ने एक्सप्लेन किया कि ये मैजिकल एनर्जी से डिसर्न किया जा सकता है। जब किसी विच की एबिलिटी इवॉल्व होती है, उसके बॉडी के अंदर मैजिक कोर एक नए फॉर्म में शेप ले लेता है। मिसाल के तौर पे मेजी का मैजिकल कोर अब व्हाइट विंग्स जैसे दिखने लगा है। 76 ने यह सुनकर हैरानी महसूस की। फिर वो नोट कर गई, समझ गई कि वेंडी ने जो बताया वो फेडरेशन के सिस्टम के बिल्कुल सेम था। लगता है ये पिजन सच में एक हाई अवेकेंड विच थी। फिर उसने पूछा कि वेंडी का मैजिकल कोर कैसे दिख रहा है। वेंडी को अभी भी एक ऑर्डिनरी विच होने का पता चलना उसे और ज्यादा हैरानी में डाल गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ऑर्डिनरी विच पूरी विच यूनियन की हेड बन गई थी और इवन हाई अवेकेंड विचेस उसके लिए इतनी इज्जत दिखाती थीं। उसने फिर से सोचा, वक्त कितना बदल गया है। रास्ते में 76 ने अपने रिंग के थ्रू देखा कि ना वेंडी, ना लाइटनिंग, ना मेजी, कोई भी चोजन वंस नहीं थे। नॉर्दर्न स्लोप माइन में एंटर करते ही बस्लिंग एक्टिविटी की आवाज बढ़ गई। हर जगह वर्कर्स दिखाई दे रहे थे। लाइटनिंग सबसे पहले माइन में घुसी और सबको फॉलो करने के लिए कहा। वेंडी थोड़ा रुककर बॉर्डर टाउन की हिस्ट्री बताने लगी, जिसमें रोलैंड के आने से पहले के स्ट्रगल्स भी शामिल थे। लोग डीमंस के महीने का सामना नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ तब बदला जब रोलैंड ने एक विच एना को बचाया और विचेस और कॉमनर्स के बीच नए कॉपरेशन का एक चैप्टर खोला। ये जगह, वेंडी ने गर्व से कहा, विचेस के लिए असली होली माउंटेन है। अपने छोटे से हिस्ट्री लेसन के बाद वेंडी ने उन्हें एना से मिलवाया। वेंडी ने एना को यूनियन की सबसे बिजी विच कहा और वो विच जो अपनी एबिलिटी को 2 बार इवॉल्व कर चुकी थी। 76 का दिल यह सुनकर धड़क गया। उन्होंने एक नैरो रास्ता क्रॉस किया जो कई गार्ड्स और सोल्जर्स के द्वारा गार्ड किया जा रहा था और एक गेट तक पहुंच गए। वेंडी ने बताया कि ये एना का वर्क प्लेस है जो रोलैंड ने उसकी सेफ्टी के लिए सिक्योर किया था। 76 को लगा कि इस प्रोटेक्शन में कुछ सर्वेलेंस का हिंट हो सकता है। शायद इस जगह का लॉर्ड विचेस पे अभी तक पूरा भरोसा नहीं करता। जब गेट खुला, एक लाइवली यंग गर्ल लिंग ने वेंडी का स्वागत किया। वेंडी ने प्यार से लिंग के सिर पर हाथ रखा और उसकी बहन के बारे में पूछा। लिंग ने जवाब दिया कि लूसिया एना के साथ मशीन टूल टेस्टिंग कर रही थी। वेंडी ने नए विचेस को लिंग और लूसिया से मिलवाया। जब उन्हें यह पता चला कि लूसिया की एबिलिटी एडल्टहुड में इवॉल्व हुई थी और उसकी मैजिकल पावर एना के बाद सबसे ज्यादा थी और लूसिया विचेस यूनियन की एक ऐसी विच थी जो डिवाइन सील इम्प्रिंट का यूज कर सकती थी, तो वो भी हैरान हो गई। 76 ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड। एमी ने क्यूरियस होते हुए पूछा कि डिवाइन सील इम्प्रिंट क्या होता है। वेंडी ने सब्र से समझाया कि ये एक ऐसी वेपन है जिसे इस्तेमाल करने के लिए इमेंस मैजिकल पावर की जरूरत होती है। सिर्फ 4 विचेस ही इसके 4 मैजिक स्टोन्स को रोशन कर सकती हैं, इसलिए रोलैंड ने इसे कासल हॉल में रख दिया था। वेंडी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब विचेस यूनियन ज्वाइन करेंगी तो सब अपनी मैजिकल पावर डिवाइन सील इम्प्रिंट पर टेस्ट कर सकेंगे। वेंडी ने यह भी कहा कि सब सोच रहे हैं कि कौन होगा वो 5th विच जो सारे 4 स्टोन्स को रोशन करेगा। 76 के लिए ये सब एक फैंटेसी की कहानी जैसा लगा। वो समझ नहीं पाई कि विच यूनियन ने डिवाइन सील इम्प्रिंट को कैसे हासिल किया। ये एक ऐसी चीज थी जो ताकिरा के जमाने में फेडरेशन के टॉप 3 सीट्स के अलावा किसी के लिए भी अनटचेबल थी और किसी तरह से इस छोटे से आइसोलेटेड जगह पर 4 विचेस इसे एक्टिवेट कर सकती थीं और इस जगह के लॉर्ड ने इतना पावरफुल और डेंजरस फिर भी ट्रेचरस आइटम को कासल हॉल में रखने की हिम्मत कैसे दिखाई। ब्रोकन सॉर्ड का सवाल ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। उसने पूछा कि विच यूनियन में कितनी विचेस अपनी एबिलिटीज इवॉल्व कर चुकी हैं। वेंडी ने अपने उंगलियों पर गिनती की और खुशी से बताया कि टोटल 10 विचेस ने अपनी एबिलिटीज इवॉल्व की हैं। 76 को यह सुनकर समझ में नहीं आया।
कितनी बार उसने आज हैरानी महसूस की थी। तभी एक दरवाजा खुला और एगाथा अंदर आई। वेंडी से मिलने के बाद एगाथा अपने ट्यूब्स और बीकर्स लेकर दूसरी रूम में चली गई। 76 को ब्लू हेड विच देखकर एक झटका लगा। उसने अचानक 400 साल पुरानी एक याद को याद किया, तकीरा की सबसे यंगेस्ट हाई अवेकेंड विच। चाहे उसका नाम उसने भूल दिया था, लेकिन एगाथा का चेहरा उसकी यादों में हमेशा के लिए छुपा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एगाथा अब तक जिंदा थी, अपने इंपल्स को कंट्रोल करते हुए। 76 जानती थी कि उसे एगाथा से मिलकर बात करनी होगी। शाम होने को थी और नाइटिंगेल और सिल्वी कासल में खड़े होकर विंडो से बाहर देख रहे थे। सिल्वी ने देखा कि 76 डिप्लोमेटिक बिल्डिंग से निकलकर सेकंड फ्लोर विंडो से कूदती हुई जा रही थी। नाइटिंगेल का इंट्यूशन बिल्कुल सही था, कुछ तो गड़बड़ थी 76 के साथ। उसने सिल्वी को मॉनिटरिंग करने को कहा जब तक वो रोलैंड से मिलने न जाए। ऑफिस पहुंचकर रोलैंड ने क्यूरियस होते हुए अपनी किताब बंद की। सरप्राइज हुआ कि एक ऑर्डिनरी पर्सन ने कैसे नाइटिंगेल के लिए डिटेक्शन से बचकर निकल गया। इस बीच सिल्वी ने 76 की मूवमेंट्स की रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी, जब तक वो रुक नहीं गई, जैसे कोई का इंतजार कर रही हो, बिना किसी वेपन के। नाइटिंगेल ने 76 के इंटेंशंस को एनालाइज करना शुरू किया। सिल्वी ने रिपोर्ट करना कंटिन्यू किया, जल्दी से कहा कि 76 का टारगेट लगता है एगाथा। फिर अचानक हैरानी से उसने कहा कि 76 पर स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। ये न्यूज सुनकर नाइटिंगेल और रोलैंड दोनों एंग्शियस हो गए और रोलैंड ने नाइटिंगेल को जल्दी से सीन पर पहुंचने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर पहले जब एगाथा अपना काम खत्म करके कासल की तरफ जा रही थी, उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है। इस वक्त कोई भी वहां नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर अपनी एबिलिटी का यूज किया और इंट्रूडर के पैर फ्रीज कर दिए। लेकिन पहले तो बर्फ औरत के पैर पर ही गिर गई, फिर गायब हो गई। एगाथा का दिल धड़क गया। उसने सोचा कि ये शायद स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट की पावर हो सकती है, लेकिन कुछ तो गलत लगा। जैसे ही सामने वाली औरत आगे बढ़ी, एगाथा ने अपने आप को हमले के लिए तैयार किया, लेकिन उन औरतों के एक्शंस ने एगाथा को शॉक कर दिया। ये शख्स तकीरा के जमाने की एक रीत के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहा था। एगाथा को अपने आप से पूछा कि ये कौन थी। 76 ने धीरे से कहा, आपको प्रणाम, सबसे छोटी हाई अवेकेंड विच, लेडी एगाथा। दोनों एक लोकल टैवर्न में गई और ऊपर के कमरे की तरफ रुक गया। एगाथा ने पब के मेन हॉल में हो रही शोर शराबा को देखा और हैरान हुई कि 76 ने कोई शांत जगह क्यों नहीं चुनी। जब दोनों एक कमरे के अंदर आईं, 76 ने दरवाजा बंद किया और फिर से एगाथा को प्रणाम किया। बताया कि पब्स हमेशा से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कनेक्शंस बनाने के लिए बेहतरीन जगह होती हैं। उसने एगाथा के लिए एक ग्लास वाइन पोर की। 76 सोच रही थी कि शायद ये जगह एगाथा का गार्ड थोड़ा नीचे कर दे, और ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वो ये सफाई से बता सके कि उसका कोई दुश्मन बनने का इरादा नहीं था, न तो एगाथा के लिए, न नेवरविंटर शहर के लिए, और न विचेस यूनियन के लिए। उसका एक ही मकसद था, जो था चोजन वन को ढूंढना। एगाथा ने यह जाना कि 76 ने उसे कैसे ढूंढा। 76 ने नए विचेस से वेंडी के बारे में पूछा था और एगाथा के काम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी, जैसे कि उसके कासल वापस जाने का समय और रास्ता। जब उसे पता चला कि एगाथा विच यूनियन का हिस्सा थी, तो उसने समझा कि कांटेक्ट बनाना चाहिए। एगाथा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर अपना ग्लास रखकर पूछा कि क्या उसके जैसे और विचेस भी जिंदा हैं। 76 कुछ देर चुप रही, फिर अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ, लेकिन अब वो अपने आप को विचेस नहीं कह सकती हैं। उनके शरीर 100 साल तक प्रिजर्व नहीं रह सकते थे। उन्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और तरीके ढूंढने पड़े। उसने ये भी माना कि वो एक सोल है जो एक गॉड पनिशमेंट आर्मी वॉरियर के शरीर में रहती है। एगाथा को समझ आया कि कैसे 76 ने कुछ मिनट पहले उसकी एबिलिटीज को इनफेक्टिव कर दिया था। 76 ने समझाया कि ये लेडी एक्रेस का अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जहां एक विच को एक पावरफुल मॉर्टल के साथ मर्ज करके एक ऐसे गॉड पनिशमेंट वॉरियर को बनाया जाता है जो डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो। विच की सोल को रिचुअल के फाइनल मोमेंट में वॉरियर के शरीर में ट्रांसफर कर देना एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाता है, सबसे पावरफुल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर। एगाथा गहरी सोच में चली गई, अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपना ड्रिंक रख दिया। उसने सोचा कि हमेशा से उसे पता था कि एक्रेस का प्लान उतना सिंपल नहीं हो सकता था, जैसे पहले के गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स सिर्फ सोललेस टूल्स के रूप में थे। फिर उसने 76 को देखा और उसकी आवाज में यह लग रहा था कि वो समझ गई थी कि सर्वाइवर्स इस मेथड से उतनी खुश नहीं होंगे। जवाब देने से पहले 76 ने एगाथा से कुछ पूछना जरूरी समझा। एगाथा ने उसे गहरी नजरों से देखा और उसे जवाब देने का इशारा दिया। 76 ने पूछा, क्या आपने विच यूनियन को डीमन सी, डिवाइन वॉर और विच यूनियन के बारे में बताया था? एगाथा ने हाँ में जवाब दिया। 76 ने इंतजार करते हुए पूछा, और उनका रिएक्शन क्या था? एगाथा ने कहा कि सब ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और वो सब मिलकर
थर्ड डिवाइन वॉर के लिए तैयार हो रहे थे। उसने ये भी बताया कि विच यूनियन ने मिलकर एक मैजिक स्लेयर और कई दूसरे डीमंस को हरा दिया था। 76 को एक उम्मीद की लहर महसूस हुई। समझ गई कि विच यूनियन का गोल तकीरा के गोल से मिलता था। इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की जरूरत नहीं समझती थी। बिना किसी हेजिटेशन के 76 ने पूरी राह गुनगुनाहट के साथ बताई कि तकीरा के गिरने के बाद क्या कुछ हुआ, और उसका मेन गोल चोजन वन को ढूंढना था, जो एक ऐसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर सके जो सभी डीमंस को एक बार में मिटा दे। और ये विच अभी कासल में मौजूद है। एगाथा थोड़ी देर के लिए हैरान हुई। ये मानना मुश्किल था कि ऐसा कुछ संभव है। तब 76 ने अपना रिंग निकाला और एगाथा के हाथ में दे दिया। अपनी मदद की गुजारिश की। उसने रिंग का पर्पस समझाया और मेथड जो कि चोजन वन को आइडेंटिफाई करने के लिए था। एगाथा ने रिंग पहना और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा। रिंग को देखने के बाद उसने सीरियसली 76 से कहा कि उन्हें नेवरविंटर के लॉर्ड से बात करनी चाहिए। 76 ने सिर हिला दिया और कहा कि वो वेंडी के साथ बात करने का टाइम निकालेगी। फिर अचानक रुक गई। हैरान होकर पूछा, द लॉर्ड ऑफ नेवरविंटर, इस जगह का मॉर्टल किंग? एगाथा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि रोलैंड विंबलडन जो दिखता तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, थोड़ा क्लमजी है और एक मॉर्टल है, लेकिन वो सच में विच यूनियन का कोर है। एगाथा के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो 76 को थोड़ा कंफ्यूज कर गई। एगाथा समझ गई थी 76 के कंसर्न्स को, क्योंकि उसने भी पहले ऐसे ही फील किया था। उसने अपने नेवरविंटर के एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स शेयर की, और कैसे उसने समझा कि अगर रोलैंड नहीं होता तो ना विच यूनियन होता, ना नेवरविंटर का सिटी और ग्रे कासल तो डेफिनेटली चर्च को हराने में नहीं सफल होता। जब उन्होंने डीमंस को हराया था और वापस आए थे और सबने रोलैंड को डॉक पर हग किया था, एगाथा को अपने दिल में वार्मथ महसूस हुई और एक रेयर मुस्कान थी उसके चेहरे पर। उसने सिंसियरली 76 से कहा कि जो भी प्लान्स हैं वो रोलैंड के साथ डिस्कस करना जरूरी है। 76 अभी भी थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन एगाथा ने हंसकर उसे रियश्योर किया कि रोलैंड को उससे ज्यादा पता है जितना वो सोच सकती है। एगाथा ने 76 से कहा कि वो गैस करे कि रोलैंड ने उसे क्या बोला जब वो पहली बार उठी थी और पाया था कि 400 साल गुजर चुके हैं और फेडरेशन और तकीरा अब एग्जिस्ट नहीं करते। उसका दिल टूटा हुआ और वो लॉस थी। एगाथा ने याद करते हुए कहा कि रोलैंड ने घूमकर एक सीरियस टोन में कॉन्फिडेंटली बोला था कि मॉर्टल्स डीमंस को हराने में सफल हो सकते हैं। 76 ने अपना सिर हिला दिया, सोचती हुई कि यह थोड़ा ज्यादा लग रहा है। जब वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाई, एगाथा ने बीच में कहा, एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। एगाथा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी पहले वैसे ही सोचती थी, लेकिन असल में जब उसने रोलैंड के साथ टाइम स्पेंड किया तब उसने होप देखा। और नेवरविंटर की सभी विचेस भी इस बात को स्ट्रांगली मानती थीं। रोलैंड सबके लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था। उसने रिंग 76 को वापस दे दी और कहा कि जो भी वो और ताकीरा विच यूनियन के साथ कोलैबोरेशन का प्लान करते हैं उसके लिए रोलैंड की अप्रूवल जरूरी है। 76 अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल थी, समझ नहीं पाई कि एगाथा, जो पहले ताकीरा के टाइम की एक हाई और माइटी फिगर थी, ऐसे किस तरह एक मॉर्टल किंग पर इतना ट्रस्ट कर रही थी। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद 76 ने कहा कि वो इस बारे में सोचकर डिसीजन लेगी। वो उठ गई, एगाथा को फिर से झुककर सलाम किया और रूम से निकल गई। जब उसने डोर बंद की, एगाथा ने एक डायरेक्शन में कहा, अब वो बाहर आ सकती है। एगाथा के वर्ड्स के बाद नाइटिंगेल मिस्ट से निकलकर आई। नाइटिंगेल ने क्यूरियस होते हुए पूछा कि एगाथा को कैसे पता चला कि वो यहाँ है, और एगाथा ने जवाब दिया कि वो रिंग के थ्रू था जो 76 ने उसे दी थी। एगाथा ने नाइटिंगेल के लिए एक ग्लास वाइन पोर की और रिंग की यूनिक एबिलिटी को डिस्कस किया जो लाइट पिलर्स देखने में मदद करती थी, और नोट किया कि नाइटिंगेल की लाइट आधे रूम को इल्यूमिनेट कर रही थी। नाइटिंगेल ने सिर हिलाया, समझ गई कि 76 को भी पता था कि वो यहाँ है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। नाइटिंगेल ने पूछा कि एगाथा को लगा क्या वो जो कह रही थी वो सच है। एगाथा मुस्कुराई और सिर हिलाकर कहा, लेकिन नाइटिंगेल ने पॉइंट आउट किया कि एगाथा ने रिंग नहीं ली थी। एगाथा ने चीप वाइन एक साथ पी और नाइटिंगेल की तरफ देखते हुए सिंसियरली कहा कि वो चाहती है कि 76 सही रास्ता चूज करे। नाइटिंगेल कुछ देर के लिए चुप थी, फिर मिस्ट में फिर से गायब हो गई। जाने से पहले उसने ये कहा कि वो उम्मीद करती है कि 76 सही डिसीजन लेगी। एगाथा मुस्कुराते हुए बोली कि उसे पूरा यकीन है कि वो सही फैसला करेगी। डिप्लोमेटिक बिल्डिंग में वापस आकर सब लोग राउंड टेबल के आसपास इकट्ठा हो गए और दिन के एक्सपीरियंसेस पर डिस्कस करने लगे। केओस ड्रिंक्स को पहली बार ट्राई करने के बाद सभी ने एवलिन की तारीफ की। एमी ने कहा कि एवलिन भी एक हाई अवेकेंड विच है और उसकी ड्रिंक्स बहुत ही डिलीशियस होती हैं। उसने 76 से कहा कि कितना अफसोस है कि तुमने मिस किया, लेकिन यूजुअल तरीके से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के बजाय 76 ने गहरी सांस ली और फिर एक एनवलप निकाला। उसने सबको सीरियसली बताया कि वो एक सर्वाइविंग तकीरा विच है
जो हिडन लैबिरिंथ रूइन से आई है और उसका असली नाम फिलिस है। उसका यहाँ आने का असली वजह नेवरविंटर के लॉर्ड से बात करना है। एमी और बाकी सबकी आंखें छुप गई थीं। लग रहा था उन्होंने कुछ गलत सुना। पहले के सरप्राइज के बावजूद उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि 76 भी उनकी तरह एक विच थी। ब्रोकन स्वॉर्ड ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि फिलिस उसका असली नाम है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ग्रुप में रिएक्शंस अलग अलग थे, लेकिन सिर्फ एनी चुप थी। जल्दी ही वेंडी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग में आई और फिलिस को कासल के अंदर ले गई, जहां वो जल्दी से रोलैंड और उसके पीछे खड़ी कुछ और विचेस से मिली। फिलिस ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, हल्की सी झुकी और अपना असली नाम और पर्पस इंट्रोड्यूस किया। रोलैंड, जो पहले से नाइटिंगेल से 76 के सिचुएशन के बारे में ब्रीफ हो चुके थे, 400 साल पुरानी हिडन हिस्ट्री के बारे में गहरी रुचि रखते थे। रोलैंड ने फिलिस को बैठने का इनविटेशन दिया और अच्छे से डिस्कशन करने के लिए कहा। रोलैंड ने उसे एक कप चाय दी और डिस्कशन शुरू करने से पहले उसने ये एम्फसाइज किया कि अगर उन्हें डीमंस के खिलाफ मिलकर लड़ना है तो एक दूसरे को समझना जरूरी है। उसका पहला सवाल था कि फेडरेशन कैसे 2 फैक्शंस में डिवाइड हुआ। वो असली वजह क्या थी जिसके कारण उस फैक्शन ने जो चर्च बनाया विचेस के पीछे क्यों पड़ गया, अपने ही काइंड को क्यों मार रहे थे। रोलैंड के मन में ये सवाल था, खासकर जब उसने गॉड्स पनिशमेंट आर्मी के परफेक्ट फॉर्म के एग्जिस्टेंस के बारे में सुना। फिलिस थोड़ी हैरान हुई थी इस सवाल से, लेकिन उसने जवाब देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि लैबिरिंथ रूइंस के अंदर घुसने से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि चीजें ऐसे हो सकती हैं। रोलैंड ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा सीरियस हो गया जब फिलिस ने इवेंट्स को याद करते हुए बताया। फिलिस ने कहा कि अगर वो रूइंस नहीं मिलते तो गॉड्स पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट भी नहीं होता और बाकी विचेस शायद जिंदा नहीं बचते। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने ये बहुत देर से डिस्कवर किया। फिलिस कहती है कि उन्होंने एक मेथड ढूंढा था जिससे सोल्स ट्रांसफर की जा सकती थी। साथ ही उन्होंने कुछ और भी अनकवर किया था। ये फाइंडिंग्स की वजह से ही 2 लीडर्स, नटालिया और क्रिस, एक दूसरे से डिसएग्री कर गए थे, जिसका रिजल्ट फैक्शंस के स्प्लिट में हुआ। रोलैंड को ये कुछ और जानने में क्यूरियोसिटी थी। उसने पूछा वो क्या था जो उन्होंने रूइंस में फाइंड किया, लेकिन फिलिस ने सिर हिला दिया और कहा कि वो ये नहीं बता सकती जब तक रोलैंड चोजन वन को नहीं ढूंढ लेता। तभी लेडी पाशा खुद उससे बात करेंगी। रोलैंड को ये नाम अनफेमिलियर लगा, लेकिन फिर पता चला कि पाशा फेडरेशन के टॉप 3 सीट्स में से अगला था और सर्वाइविंग तकीरा विचेस में से एक ट्रस्टेड लीडर थी। रोलैंड को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि फैक्शंस कैसे स्प्लिट हुए। अगर गॉड्स पनिशमेंट आर्मी का परफेक्ट फॉर्म ये मतलब देता है कि विचेस को मारना नहीं पड़ता बल्कि वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर एक्ट्रेसेस क्यों उन रिमेनिंग विचेस को मारना चाहती हैं? फिलिस ने सिर हिला दिया, ये बताते हुए कि रोलैंड को गलत समझ आया है। उसके चेहरे पर एक कड़वा एक्सप्रेशन आया जब उसने बताया कि सबसे पहला वेसल जो उसने यूज किया था वो एक फेल्ड गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर का था। उसे वो बॉडी कंट्रोल करने में 50 साल लग गए थे और अगर वो वेपन्स और कॉम्बैट स्किल्स यूज करना चाहती थी तो उसे कम से कम 1 सेंचुरी लगती। लेकिन जैसे जैसे उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते गए, नए बॉडी में ट्रांसफर करना आसान होता गया। रोलैंड ने अपने विचार रखे और कहा, अगर ये सच है तो एक्रिस को इन गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स की बहुत जरूरत होगी। फिलिस ने हाँ में सिर हिलाया और समझाया कि जब एक विच को हमेशा के लिए जीने का मौका मिलता है तो उसका सोल ट्रांसफर करना गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर में ज्यादा पावरफुल होता है, हर एस्पेक्ट में। एक नए वॉरियर के कंपैरिजन में ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करने के लिए और ज्यादा वेसल्स की जरूरत होती है, इसलिए ये वेसल्स वीक विचेस से लिए जाते हैं। इस तरह एक्रिस को विचेस के बीच एब्सोल्यूट रूलर बनना पड़ता है, जिससे वो वीकर विचेस को डिस्पोजेबल मटेरियल्स बना सके। फिलिस ने अपनी आंखें बंद कर ली, बिल्कुल अपसेट लग रही थी, और कहा कि थर्ड डिवाइन वॉर के थ्रेट के तहत एक्रिस ने सभी टॉप हाई अवेकेंड विचेस को अपने सपोर्ट में कर लिया था। फेडरेशन के अपर एचलॉन्स ने भी उसके मेथड्स को अप्रूव किया था। अगर रूइंस में नए डिस्कवरीज नहीं मिलते तो गॉड्स पनिशमेंट आर्मी प्रोजेक्ट ही एकमात्र वाइबल सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती। रोलैंड ने थोड़ी देर के लिए सोचा। अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गॉड्स पनिशमेंट आर्मी और जो एशेस ने एक बार कहा था उसके बीच स्ट्रेंथ, स्पीड और रिएक्शन में कोई फर्क नहीं होता एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच और गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर के बीच, जो सिर्फ फर्क इंटेलिजेंस का होता है। अगर गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर एक विच की इंटेलिजेंस रखता हो, साथ ही हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की कॉम्बैट एक्सपीरियंस और लगभग इटर्नल लाइफ, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रोलैंड ने रियलाइज किया कि अगर वो गॉड्स पनिशमेंट आर्मी चर्च के खिलाफ उनकी बैटल में होते जो कुछ महीने पहले हुई थी, तो वॉर का आउटकम कुछ और हो सकता था। फिर उसने फिलिस से पूछा कि एक्रिस रेड मून के पहले कितने गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है। फिलिस ने कड़वे टोन में जवाब दिया, सभी। एक्रिस का प्लान था कि वो सभी विचेस को गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर्स में बदल दे ताकि डीमन से लड़ सके। रोलैंड पहले तो ये सोच रहा था कि ये कितनी खतरनाक आइडिया है, लेकिन उसे लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है और शायद इनफ वेसल सोल ट्रांसफर के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। फिलिस ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि एक और मेथड है जिससे सोल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। पहले विचेस के सोल्स को एक अलग कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे,
फिर वो अपनी सोल को हाइबरनेट कर सकते हैं। उसने रिग्रेटफुली बताया कि वो और डिटेल्स तभी दे सकती है जब पाशा कंसेंट दे। ये बात रोलैंड के लिए डिफिकल्ट हो गई क्योंकि फिलिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सीक्रेट रख रही थी और ये क्लियर नहीं था कि चोजन वन डीमंस को कैसे हराएगा। किसी वजह से फिलिस सिर्फ चोजन वन को पहले ढूंढना चाहती थी, इवन दो वो बहुत रिजर्व थी। रोलैंड ने फिर भी डिसाइड किया कि वो चोजन वन को ढूंढने में मदद करेगा। फिलिस ने बताया कैसे रिंग के थ्रू चोजन वन को ढूंढा जा सकता है। बाद में शाम को रोलैंड ने सब विचेस को बैक गार्डन में बुलाया वेंडी के साथ। वो एक कॉरिडोर से गुजरे जो ऑलिव ट्रीज से बना था और फिर एक छोटे से यार्ड में पहुंच गए। पहली विच जो टेस्ट की गई थी वो एगाथा थी। फिलिस ने ऑब्जर्व करने के बाद सिर हिला दिया। ये एगाथा नहीं थी। टेस्ट के बाद एगाथा कॉरिडोर से नहीं गई। वो फिलिस के साथ ऑब्जर्व करना चाहती थी क्योंकि वो भी रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड थी। फिलिस ने फिर एगाथा के लिए एक ट्रेडिशनल कर्टेसी परफॉर्म की, उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसकी मदद और ट्रस्ट के लिए। अगले नंबर पर थी एको, फिर लीफ और आखिरी में आना। अफसोस उनमें से कोई भी चोजन वन नहीं निकला। कुछ लाइट जो रिंग के थ्रू शाइन हुई थी वो काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन वो अभी भी उस लाइट से काफी दूर थी जो उसने कल रात कासल में देखी थी। एगाथा को ये काफी ऑड लगा क्योंकि विचेस अपनी पावर्स रात को अपने रूम्स में प्रैक्टिस नहीं करती थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद एगाथा को कुछ समझ आया और उसने फिलिस से कहा कि वो रिंग उसे दे। अगर ये पर्सन सच में कासल में था तो एगाथा को पता था कि नाइटिंगेल फिलिस को रात के टाइम कासल एरिया में एंटर करने नहीं देगी। अगर चोजन वन कासल में था तो एगाथा उसे ढूंढने में मदद करेगी। रात जल्दी गुजर गई और फिलिस ने लगभग नींद नहीं ली थी। वो एंग्शियस थी और रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी। वेंडी और एगाथा डिप्लोमेटिक बिल्डिंग में आई और वो ब्राइट लाइट देखी जो फिलिस ने बात की थी, लेकिन वो अनश्योर थी कि ये चोजन वन को सिग्निफाई करता है या नहीं। फिलिस खुशी से उठकर बोली कि ये कोई शक नहीं था, ये चोजन वन ही था। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या ये एक हाई अवेकनिंग विच है? उसका नाम क्या है? लेकिन दोनों ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अम्यूजमेंट और ऑकवर्डनेस के साथ रिएक्ट किया। एगाथा ने कुछ बार खांसी की, शायद कुछ हिंट देना चाहती थी। फिलिस को ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक से टक्कर मार दी हो। वो अचानक उठकर पूछती है, क्या ये वो है और वो लड़का है? वेंडी ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि जो ऑरेंज लाइट दिखाई दे रही थी वो रोलैंड विंबलडन से आ रही थी। फिलिस को यकीन नहीं हो रहा था कैसे एक मॉर्टल किंग चोजन वन हो सकता है। एगाथा ने एक्सप्लेन किया कि न सिर्फ वो बल्कि नाइटिंगेल, आना, वेंडी और बाकी सब ने यही कंक्लूजन निकाला था। एगाथा ने बाद में रोलैंड को कुछ मैजिक स्टोन्स के साथ टेस्ट किया, लेकिन ये पता चला कि रोलैंड में कोई मैजिकल एनर्जी नहीं थी। वेंडी ने पूछा कि क्या चोजन वन जरूरी है कि विच ही हो? अगर रोलैंड एक हीरो बन सकता है जो डीमंस को हरा सके तो शायद ये उतना बुरा नहीं होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिलिस का दिल धड़क गया और वो जिद्दी होकर कह रही थी कि उसने कभी रोलैंड से कोई ऑरेंज लाइट देखी ही नहीं थी। एगाथा ने हाँ में सिर हिलाया और समझाया कि लाइट उस वक्त गायब हो गई थी जब रोलैंड ने नींद से उठकर अपना दिन शुरू किया। शायद ये जीरो और ड्रीम वर्ल्ड की वजह से था। फिलिस, जो इन चीजों से अनफेमिलियर थी, वो सुन रही थी जब वेंडी ने जीरो की आइडेंटिटी ब्रीफली एक्सप्लेन की और स्पेकुलेट किया कि शायद रिंग ने गलत रिजल्ट दिया हो इस वजह से। रोलैंड ने कहा कि अगर फिलिस चाहती है तो वो नून के वक्त अपने नैप के दौरान फिर से टेस्ट कर सकती है। फिलिस ने कुछ सोचकर रिंग उठाई और ये डिसाइड किया कि वो खुद देखकर सब कुछ समझ लेगी। नून के नैप में विचेस ने फिलिस को रोलैंड के बेडरूम में ले जाकर उससे ऑरेंज लाइट देखी। फिलिस हैरान हो गई और जोर से चीखी, फिर बेहोश हो गई। जब फिलिस होश आई तो उसने अपने आप को एक सॉफ्ट बेड पर देखा और एगाथा उसके पास बैठी थी जो उसका ख्याल रख रही थी। एगाथा ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? फिलिस ने गहरी सांस ली और उसने माना कि वो बस ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि 400 साल तक चोजन वन को ढूंढने के बाद वो एक मॉर्टल निकलेगा। उसकी चेहरे को देखते हुए एगाथा ने धीरे से कहा, शायद हमें अपना पर्सपेक्टिव री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा और थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। फिलिस ने उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नजर से देखा, अपना फिस्ट टाइट किया और सोचा कि ये एक और फेलियर हो सकता है, स्पेशली 2 डिवाइन वॉर्स में लगातार हार के बाद। ये उनका लास्ट चांस था। एगाथा ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अगर ये केस है तो हम बस डीमंस को एक बार और हरा सकते हैं। एगाथा को यह पता नहीं था कि उन्होंने रूइंस में क्या ढूंढा था या उन्होंने किस चीज को देखकर अपने होप्स टकीरा विचेस के ऊपर रखी थी। एगाथा ने कहा, इन सब अनप्रिडिक्टेबल चीजों के बजाय क्यों ना हम रोलैंड पर भरोसा करें। एगाथा ने बताया कैसे रोलैंड ने विचेस और मॉर्टल्स को एक साथ लीड किया और बार बार ऐसे वेपन्स बनाए जो डीमंस को हरा सके। उसने कहा कि सबकी ताकत के साथ उसे लगता था कि मॉर्टल्स भी डीमंस को जीत सकते हैं। फिलिस ने उसे देखा, जवाब देना चाहा, लेकिन एगाथा के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर वो चुप हो गई। एगाथा ने सुझाया कि शायद फिलिस और बाकी टकीरा विचेस को रोलैंड की असली ताकत और उसके हाथ में जो की है वो देखनी चाहिए। फिलिस कंफ्यूज थी। उसने पूछा, एगाथा, ये की कौन सी है? एगाथा मुस्कुराते हुए बोली, रोलैंड इसे की ऑफ आर्ट्स कहते हैं।
रोलैंड शहर की दीवारों पर चढ़ गया, जहां फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स ने उसे सैल्यूट दिया। उन्होंने रिपोर्ट दी कि इन दिनों चीजें काफी शांत थीं, बस डिमोनिक बीस्ट्स थोड़े थोड़े ग्रुप्स में आ रहे थे। रोलैंड ने सिर हिलाया और अपना प्लान बताया कि अगले कुछ दिनों में सिटी वॉल्स पर कैनन का डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता था। वो चाहता था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन काफी इंप्रेसिव हो, लेकिन ज्यादा वेस्टफुल ना हो। थोड़ी देर सोचकर उसने पूछा, रोलैंड, क्या तुम इसे फेक करना चाह रहे हो? रोलैंड हंसकर बोला, लगता है तुम मुझे थोड़ा समझने लगे हो। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, शायद फेक कहना गलत होगा, लेकिन मैं रियलिटी को इल्यूजन के साथ मिक्स करना चाहता हूँ। प्रिसिजन शूटिंग के लिए, लाइव एम्यूनिशन और फायर पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्री बेरिड गन पाउडर का यूज करूंगा। उसने एक्स से पूछा कि क्या उसने उसका प्लान समझा, तो एक्स ने तुरंत सिर हिलाया। रोलैंड ने अपना आइडिया एक्सप्लेन किया और बताया कि फाइनल एक्सप्लोजन को सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर बनाना जरूरी है, और एक्स को एक्स्ट्रा गन पाउडर रेडी करने को कहा। रोलैंड सुबह की घटनाओं के बारे में सोच रहा था और थोड़ा फनी लगा। वो उठकर देखा कि फिलिस जमीन पर बेहोश पड़ी थी। शायद 40-50 साल की मुश्किल तलाश के बाद एक मॉर्टल किंग को चोजन वन के रूप में देखना फिलिस के लिए समझना मुश्किल था। रोलैंड को उम्मीद थी कि ये कैनन एक्सरसाइज फिलिस का पर्सपेक्टिव बदलने में मदद करेगी। रोलैंड को थोड़ा कंसर्न था कि शायद आर्टिलरी बटालियन को कैनन की असली कैपेबिलिटीज के बारे में गलत समझ हो जाए, लेकिन उसने इस कंसर्न को दूर कर दिया और बताया कि वो इन पुराने ब्लैक पाउडर वेपन्स को फेज आउट करने के लिए रेडी है, जैसे कि पुरानी 12 पाउंड फील्ड गन्स जो अब फ्यूचर कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं है। रोलैंड ने एक्साइटमेंट के साथ कहा कि उसके पास नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स के लिए ऑलरेडी प्लान्स हैं। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास काफी वेपन ब्लूप्रिंट्स रेडी हैं, लेकिन पहले मैं एक ऐसा पोर्टेबल और वर्सेटाइल वेपन बनाना चाहता हूँ जो कुछ लोग कैरी कर सकें, उसमें अच्छी फायर पावर हो और सिंपल कंस्ट्रक्शन और इजी ऑपरेशन हो। ये वेपन कुछ और नहीं बल्कि मॉर्टर था। शाम को रोलैंड एना के कमरे में गया। कमरे की डोर पे दस्तक देने के बाद उसने पीछे से एना को उठाया और बेड पर ले गया, जहां दोनों साथ में लेटे थे। रोलैंड चाहता था कि वो एना से ड्रीम वर्ल्ड और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में और बात करे। वो जानता था कि एना हमेशा उसका इंतजार करती थी कि वो अपने बारे में बात करे। वो कभी भी उस पर दबाव नहीं डालती थी और हमेशा उसे पेशेंटली सुनने का इंतजार करती थी। आज रात रोलैंड ने डिसाइड किया था कि वो कुछ भी एना से छुपाए नहीं और जो भी बातें थीं सब कुछ आज रात शेयर करेगा। रोलैंड ने शुरू किया और बताया कि ड्रीम वर्ल्ड उसकी दूसरी दुनिया के मेमोरीज पर बेस्ड था। एना ने लगता है उसका दिमाग पढ़ लिया और पूछा कि रोलैंड अपने सपने में कहाँ रहता था। रोलैंड ने उसे बताया कि वो एक टॉल बिल्डिंग थी, जैसे एक अपार्टमेंट जहाँ कई लोग साथ रहते थे। हर किसी के पास एक छोटा स्वीट होता था। उसने ये भी बताया कि उसका रूम किसी के साथ शेयर होता था, जिसे एना कभी भी नहीं गेस कर सकती थी। तब एना ने अचानक पूछा, क्या वो जीरो थी? रोलैंड थोड़ा सरप्राइज हो गया और सोचा कि कैसे उसने ये गेस कर लिया। एना ने अपना एनालिसिस शेयर किया, ये सोचकर कि जब रोलैंड ने सोल बैटलफील्ड पर जीरो को हराया तब से उसका ड्रीम वर्ल्ड शुरू हुआ था। तो ये समझना था कि सपना कुछ हद तक जीरो से रिलेटेड था। वो चिंता में थी कि शायद जीरो ने फिर से उसे अटैक किया हो। रोलैंड ने सिर हिलाकर बताया कि जीरो अब एक बच्ची बन गई थी, अपनी सारी यादें खो चुकी थी और अब वो काफी समझदार थी। एना मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा है तो रोलैंड को उसका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। रोलैंड ने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्यों? ये तो बस एक सपना है। एना ने उसका सिर अपने हाथ से पकड़ा और बोला, जैसे रोलैंड ने पहले कहा था, अगर सपने और रियलिटी में कोई फर्क नहीं है तो फिर सपने को क्यों अलग समझना? रोलैंड एना के यूनिक तरीके से सोचने पर हैरान था और दोनों ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। रात गहरी हुई और दोनों ने साथ में नींद ली। अगले दिन जब रोलैंड ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, बारोव और एडिथ पहले ही उसके अंदर इंतजार कर रहे थे। नाइटिंगेल एक कुर्सी पर बैठी थी, किताबें पढ़ रही थी और सूखी मछली खा रही थी। बारोव ने रिपोर्ट दी कि सदर्न ऑफेंसिव की लॉजिस्टिक्स पूरी हो गई थी और रिजर्व सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट स्मूथली चल रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि अगले साल के स्प्रिंग तक फर्स्ट आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ 7,000 तक पहुंच जाएगी। बारोव खुश था और कह रहा था कि ये फोर्स ग्रे कासल में किसी से मैच नहीं करेगी। एडिथ ने बीच में टपक कर कहा कि वे सिर्फ बेवकूफ नाइट्स और नोबल्स से नहीं लड़ रहे हैं। बारोव को थोड़ा नाराज लगा, लेकिन रोलैंड मुस्कुराया और एडिथ से एग्री किया। उन्हें डीमंस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारी करनी थी और आर्मी का एक्सपेंशन जरूरी था। ज्यादा सोल्जर्स होना फर्स्ट आर्मी के लिए फायदा का ही था, बस ये जरूरी था कि ये प्रोडक्शन को रुकने न दे। एडिथ फिर क्यूरियोसिटी से पूछती है कि रोलैंड के कैनन एक्सरसाइज के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसने सजेस्ट किया कि नेवरविंटर के लोगों को ये देखने दिया जाए, इससे उनकी एंथुजियाज्म बूस्ट होगी और फ्यूचर में डीमंस के खिलाफ लड़ाई के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। बारोव ने ऑब्जेक्शन उठाया और पूछा कि एडिथ क्यों सिविलियंस को इस इवेंट में इन्वॉल्व करना चाहती थी। उसे डर था कि लोग इन एक्सप्लोजन्स को डिवाइन पनिशमेंट समझ सकते हैं। एडिथ ने जवाब दिया, कहकर कि सही तरीके से समझाया जाए तो कोई भी डर नहीं होगा, और अगर लोग फिर भी डिवाइन पनिशमेंट समझ लें तो भी वो देख पाएंगे कि ये सब किंग के कंट्रोल में है। फिर एडिथ ने अपने आइडिया को एलैबोरेट किया, सोचते हुए कि लिमिटेड सीटिंग के लिए टिकट्स लो प्राइस पर बेचे जा सकते हैं।
जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ऑडियंस मेनली उन लोगों को टारगेट की जाएगी जो 15 से 30 साल के बीच में हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप नेवरविंटर का फ्यूचर मेनस्टे बनेगी। एडिथ ने पूरा प्लान सोच समझकर बनाया था और रोलैंड को काफी इंटरेस्टिंग लगा। जो एडिथ ने बताया वो एक मिलिट्री परेड के जैसे लग रहा था। रोलैंड ने डिसाइड किया कि वो प्रोसीड करेगा और एडिथ को इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की ग्रीन लाइट दे दी। बाजार में जब मे कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीद रही थी और छत पे से गुजर रही थी तो उसने देखा कि स्क्वायर में काफी भीड़ थी। एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा था कि किंग 3 दिन में एक पब्लिक कैनन एक्सरसाइज रखेंगे। लेकिन मे, जो क्यूरियस थी, सोची कि ये किंग का कोई नया आइडिया होगा जो कार्टर को जरूर पसंद आएगा। तभी मैंने पीछे से हल्की सी कदम की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक छोटी सी लड़की 2 सॉल्टेड फिश लेकर खड़ी थी। लड़की थोड़ी थकी हुई थी, फिश मे को दे रही थी, ये कहकर कि ये ग्रेटिट्यूड का टोकन है जो मे को लेना जरूरी है। मे ने हैरानी से जाना कि लड़की हमेशा उससे मिलना चाहती थी। उसका मानना था कि उसके पिता को मे के परफॉर्मेंसेस देखकर गर्व होता। लड़की के पिता, जो फर्स्ट आर्मी के सोल्जर थे, युद्ध में शहीद हो गए थे। लड़की और उसकी माँ काफी दिनों तक उदास रही थी, लेकिन जब उन्होंने मे का नया प्ले देखा जो हीरोज के बारे में था, उन्हें नई ताकत मिल गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्ले में दिखाया गया था, जो अपनी फैमिली और किंगडम के लिए जानवार देते हैं। उन्हें किंग ने हीरोज के रूप में इज्जत दी और अब लड़की, जो सबके द्वारा हीरो की बेटी के नाम से जानी जाती थी, अपने मृत पिता के साथ ज्यादा कनेक्ट महसूस कर रही थी और ये बताई कि अगर वो लड़का होती तो वो अपने पिता की तरह आर्मी में शामिल हो सकती थी। मैं को ये सुनकर काफी प्रभाव पड़ा और उसने लड़की से पूछा कि क्या उसे युद्ध के जोखिम का डर नहीं था। लड़की ने सिर हिलाया, अपनी पुरानी मुश्किल याद करते हुए, जब उन्हें हर साल मंथ ऑफ द डीमंस के दौरान चांगू स्ट्रॉन्गहोल्ड जाना पड़ता था। रास्ते में कई लोग मर गए और जब चांगू स्ट्रॉन्गहोल्ड के रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे तो भी कई लोग सर्दी नहीं सहन कर पाए। लड़की का मानना था कि क्योंकि लोग जैसे उसके पिता अपनी जान वार रहे थे, इसलिए आज वे शांति से जी रहे हैं। फिर लड़की ने मे के प्ले का एक लाइन दोहराया जो मे के दिल में गूंज रही थी। मुस्कुराते हुए मैंने लड़की का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। लड़की खुशी से वेव करती हुई घर की तरफ भागी। मैं जल्दी से घर गई और कार्टर से कहा कि वो भी कैनन एक्सरसाइज देखना चाहती है। कार्टर को थोड़ा सरप्राइज लगा क्योंकि मे को आमतौर पर हिंसा से नफरत थी और मे के इस सडन इंटरेस्ट पर वो थोड़ा हैरान हो गया। मैंने थोड़ा टीजिंगली कहा, क्या कार्टर को मेरा साथ नहीं चाहिए? तो कार्टर ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शर्माते हुए मैंने मजाक किया और पूछा कि कार्टर किसके साथ ज्यादा होना चाहेगा, उसके या किंग रोलैंड के साथ? कार्टर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। शायद उसने कभी लॉयल्टी और लव के बीच में चुनाव करने का सोचा नहीं था। मैं उसके रिएक्शन पर हंस पड़ी। कार्टर का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसने मजाक में कहा कि लगता है उसकी पोजीशन किंग के बराबर है। तभी मे को अचानक से उल्टी आ गई और वो जल्दी से बाथरूम गई, जिससे कार्टर को चिंता हो गई। उसने सोचा शायद मे को ठंड लग गई है और जल्दी से कपड़े बदलकर लिली को बुलाने गया। मैंने उसे रोका, थोड़ा शर्माते हुए, और एक अलग संभावना का हिंट दिया। उसने कहा कि कार्टर सिल्वी को बुला सकते हैं। जब कार्टर को समझ आया, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से भाग गया। मैं अकेली रह गई, अपने पेट को छूकर सोच रही थी उस लड़की के बारे में जो उस दिन दोपहर में मिली थी। ये वही है जो होप का फील होता है, उसने सोचा। अगले दिन जब रोलैंड ने मे के प्रेगनेंसी की खबर सुनी डॉग पर, तो उसने एक्साइटेड कार्टर को बधाई दी और उसे याद दिलाई कि अपनी ड्यूटीज को न भूलना और बेबी के जन्म से पहले काफी लंबा वेकेशन मिलेगा। कार्टर का चेहरा खुशी से चमक गया। अचानक रोलैंड को एक जरूरी बात याद आई। क्या नेवरविंटर के पास कोई मिडवाइफ थी? चीफ नाइट थोड़ा कंफ्यूज्ड होके पूछता है कि ये क्या है, क्योंकि उसने कभी मिडवाइफ का टर्म सुना नहीं था। रोलैंड को समझ में आया कि नेवरविंटर का हेल्थ केयर अभी भी बेसिक है। नाना और लिली की प्रेजेंस के बावजूद, जो लगभग सभी बीमारी और दर्द को दूर कर देती थी, उसने अब तक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम स्थापित करने में देर की थी। पर अब जबकि वहां हजारों लोग बस चुके हैं, एक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम की जरूरत थी। कार्टर ने रोलैंड को तसल्ली दी और कहा कि उसे अपनी सिचुएशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोलैंड की बहन जल्दी ही आ रही है। जल्द ही एक शिप डॉक पे पहुंची। टिली, एंड्रिया, आशा और दूसरे लोग वेस्टर्न टेरिटरी से लौट आए। टिली ने अपना हुड हटाया और रोलैंड को ग्रीट किया। एंड्रिया फिर बहुत उत्सुक होकर बोली, रोलैंड, क्या आज शाम को वेलकम बैंकेट होगा? उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। एशेस ने 2 बार खांसी की, जैसे एंड्रिया को याद दिलाने की कोशिश की कि अपने मैनर्स का ध्यान रखें। रोलैंड हंसी में बोला, विंटर तो हॉट पॉट के लिए परफेक्ट सीजन है। एंड्रिया के चेहरे पर खुशी की चमक थी और वो रोलैंड की तारीफ करने लगी। कोई शक नहीं कि नाइटिंगेल को तुम पसंद करते हो। लेकिन उसके शब्दों को अचानक रोका गया जब एक अनजानी हाथ ने उसके मुंह पर दबाव डाल दिया। एशेस अपने माथे पर हाथ रखते हुए जैसे कुछ देखा ही नहीं मुड़कर चली गई, जबकि टिली थोड़ी हैरान थी। उसने रोलैंड को देखा और फिर नाइटिंगेल की तरफ देखा। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला, चलो कासल चलते हैं और वहां बात करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड?
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सीरीज को भी जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।